कभी आपने सोचा है कि भारत में जितने भी लोग क्राइम करते हैं वो विदेश क्यों भाग जाते हैं और विदेश में ही सबसे ज्यादा लंदन को ही क्यों प्रेफर करते हैं? अगर आपको नहीं पता तो जरा हमारी इस वीडियो पर नजर डालिए। दरअसल ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही लोग लंदन भागते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो वो भी लंदन भाग गए। वहां के पूर्व राष्ट्रपति और जनरल मुजफ्फर वो भी लंदन भाग गए। पूरी दुनिया से लोग अगर कहीं भागते हैं तो वो सीधा लंदन भागते हैं। अब चाहे वो हमारे आईपीएल घोटाले को लेकर ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या फिर विजय माल्या। दरअसल इंग्लैंड दुनिया के जितने भी फ्रॉडियर हैं वो उन्हें प्रेरित करता है। इंग्लैंड में आकर अगर आप 2 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब चाहे उसमें बंगला खरीदे, रेस्टोरेंट चलाए, कुछ भी खोलते हैं, तो हम आपको कुछ साल तक रहने की गारंटी देते हैं। चाहे आपने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, इसके लिए वो इंग्लैंड ऐसे लोगों को गोल्डन वीजा प्रोवाइड करवाता है। ऐसे मामले में इंग्लैंड की कानून व्यवस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट हाथ पर हाथ रखकर बैठी हो। इसके लिए भारत सरकार ने भी इंग्लैंड और कई देशों से प्रत्यार्पण संधि किया है, जिसे एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रीटी या लॉ भी कहते हैं। दरअसल प्रत्यार्पण संधि दो देशों के बीच होने वाली वो संधि है जिसके तहत अगर हमारे देश में अपराध करके अपराधी किसी दूसरे देश में जाकर भाग गया है तो उस देश को कहा जाता है कि तुम अपराधी को पकड़ो और हमको दो। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो देश उस अपराधी को पकड़े। इसलिए इंटरपोल के पास जाया जाता है, जिसमें इंटरपोल एक नोटिस निकालता है। इंटरपोल नोटिस उस देश को दिया जाता है कि देखो तुम्हारे देश में ये अपराधी खुलेआम घूम रहा है, तो उनके लिए प्रत्यार्पण कराया जाता है। इस संधि में कहा गया है कि किसी भी मिलिट्री लीडर को प्रत्यार्पण नहीं दिया जाता है, दूसरा पॉलिटिकल लीडर को प्रत्यार्पण नहीं दिया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि प्रत्यार्पण दिया किसको जाता है? प्रत्यार्पण उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपराध किया हो और वो अपराध दोनों देशों में मान्य हो। यानी कि जो अपराध आपने इंडिया में किया है वो अगर अपराध दूसरे देशों में मान्य है तो वो अपराध आपने किया है, तो इसको लेकर वो लंदन और जो भी वो देश है वो आपको प्रत्यार्पण देगा। लेकिन विजय माल्या और नीरव मोदी के केस में दोनों देशों के लिए ये अपराध है कि बैंक का पैसा ले जाना और नहीं चुकाना। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी कि उस शख्स का जो अपराध है वो सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है या नहीं। जैसे कि नीरव मोदी के साथ हुआ है। नीरव मोदी हाई कोर्ट गया तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप भारत ही जाएंगे, लेकिन नीरव मोदी ने कहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहां से जो भी फैसला होगा वो देखेंगे। लेकिन इसकी परमिशन हाई कोर्ट ने नहीं दी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है तीसरा विकल्प, वो है मानवाधिकारों का। अगर नीरव मोदी अपनी मेंटल हेल्थ और मानवाधिकारों को आधार बनाता है या ये बहाना बनाता है कि भारत की जेलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, तो नीरव मोदी यूके के मानवाधिकार अदालतों में भी जा सकता है। इसका मतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी 1 से 2 साल और लग सकते हैं। अगर नीरव मोदी इस फैसले को चुनौती नहीं देता है तो 28 दिन के अंदर ही उन्हें भारत लाया जा सकता था। और अगर नीरव मोदी लंदन की इस लोकल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर देता है तो इसके बाद एक बार फिर यही प्रक्रिया चलेगी। ब्रिटेन का कानून नीरव मोदी को अधिकार देता है कि वो लोकल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सके। अब ये नीरव मोदी के ऊपर क्या हुआ? अब ये नीरव मोदी पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या करने वाला है। लेकिन नीरव मोदी पर इस फैसले को देते समय लंदन की स्थानीय कोर्ट ने जो बातें कही उनमें से 3 बातें सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, जिनमें भारत का पक्ष और अधिक मजबूत हो जाता है। एक यह है कि लंदन की कोर्ट ने प्रथम दृष्टया से ये माना है कि नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर घपलेबाजी का जाल बुना है। दूसरी बात यह कि नीरव मोदी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में भी शामिल रहा है। तो इन सब की प्रक्रिया होने में सालों लग जाते हैं और कहीं ना कहीं इंग्लैंड फ्रॉडियर को प्रत्यार्पण नहीं देने का फैसला लेता है, जिससे कि वो जो अपराधी है वो बच जाता है। तो इसलिए भारत या किसी भी देश में जितने अपराधी होते हैं और जिसने अपराध किया होता है वो लंदन भागना ही ज्यादा प्रेफर करता है।